Welcome back to our channel. This is Vivek Parsal. Today we are going to discuss the day 4 of MCQs. आई होप आप लोगों ने वो MCQs अटेंड किए हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने नहीं किए हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल अभी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आज के यानी कि डे 5 के MCQs आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एट 9 PM। सो मैं आज आपको डे 4 के MCQs का सॉल्यूशन बताता हूँ जो हमने पूछा था कल। देखो, पहला क्वेश्चन है, मिस्टर बी हैज बीन होल्डिंग 10% यूनिट्स इन द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, 7.5% सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एंड 5% यूनिट इन्वेस्टमेंट फंड में वो ओन करता है फॉर मोर देन 15 मंथ्स, 15 महीने से ज्यादा भी होल्ड करता है और उससे कुछ फॉलोइंग इनकम्स हो रही है उन ट्रस्ट ऑफ फंड से। तो देखो, इन्वेस्टमेंट फंड जिसमें वो 5% ओन करता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट जिसमें वो 10% होल्ड करता है, और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जिसमें 7.5% होल्ड करता है। पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी। बी की इनकम पूछी है, किसी इन्वेस्टमेंट फंड, रीट या फिर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की नहीं पूछे। तो रीट के हाथ में जो टैक्सेबल होगा वो लेंगे, जो एग्जाम्प्ट होगा वो नहीं लेंगे। assume करना है that apart from shares in above income Mr. B had only long term capital gain भी है उसका 2,70,000 का। उसमें क्या पूछा मुझसे, सिर्फ टोटल इनकम पूछी है, क्या टोटल टैक्स पूछा, नहीं पूछा। सिर्फ अपार्ट फ्रॉम दीज इनकम्स उसके पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है 2,70,000 का। अब ये देखो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फंड में देखो इनकम क्या आ रही है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होता है, यानी कि अब मिस्टर बी के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके हाथ में टैक्सेबल हो गया तो हमारे हाथ में क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया। तो 5 लाख का कुछ करना है, नहीं करना। अदर इनकम नॉट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिविडेंड को छोड़ के कोई अदर इनकम है, याद करो इस पर तो पास थ्रू एडजस्टमेंट है कि नहीं है, पास थ्रू एडजस्टमेंट है, यानी कि 2 लाख रुपए जो है इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्स नहीं होगा पर हमारे हाथ में टैक्स हो जाएगा, क्योंकि पास थ्रू एडजस्टमेंट है। जैसे ही पास थ्रू एडजस्टमेंट हुई तो उस पर हमारा 5% शेयर है, तो 2 लाख का 5% हमने निकाला कि 10,000 रुपए आ गए, 10,000 रुपए हमने टैक्स कर लिया। ठीक, फिर आ जाओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात की गई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। अब देखो, गेन टैक्सेबल होता है तो लॉस भी हमारे को मिलना चाहिए। अगर गेन हमारे हाथ में टैक्सेबल है तो लॉस भी हमारे हाथ में एक सेट ऑफ होना चाहिए ना। तो इसलिए सेम चीज कही गई कि ये भी टैक्सेबल होगा, यानी कि हमारे को मिलेगा उसका सेट ऑफ। अगर हमें मिलना है तो हम भी इसका 5% निकालेंगे। 5% जैसे निकाला मैंने, इसका 12,50,000 का तो आया 62,500, इसका सेट ऑफ हम ले लेंगे। अब आ जाते हैं रीट की तरफ। रीट में भी सेम चीज करनी है, जो हाथ में हमारे हाथ में टैक्सेबल है सिर्फ उसे लेना है, जो मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, एग्जाम्प्ट है, उसको छोड़ देना है। नाउ, रीट से कमा रहे हैं रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली हेल्ड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम आ रही है, हमारे हाथ में टैक्सेबल होती है, रीट के हाथ में क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। हमारे शेयर क्या, 10% ले लिया। इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये भी हमारे हाथ में टैक्सेबल होती है, रीट के हाथ में क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। तो यहां भी हमने अपना शेयर ले लिया 10% का। बट जो अदर इनकम्स है नॉट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, वो रीट के हाथ में क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है, तो हमारे हाथ में क्या हो जाती है, वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। इसलिए मिस्टर बी को 1 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स नहीं देना। अब 10 लाख का 10% निकालोगे तो 1 लाख आएगा, और इसका 8 लाख का 10% 80,000 रुपए आएगा। इतना अब क्लियर हो गया। अब आ जाओ, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से सिर्फ एक इनकम आ रही है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। जैसे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आते हैं सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से, तो ये हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाता है, पास थ्रू एडजस्टमेंट हो जाती है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को कुछ नहीं कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, सारा टैक्स हमें देना पड़ता है एज अ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। तो हमारा कितना परसेंट शेयर था, 6 लाख पे 7.5% शेयर था, हमने किया तो 45,000 लिया है। हमारी 2,70,000 की ये इनकम और थी, हमने ये जोड़ा तो 4,42,500 हमारी इनकम आती है। तो आंसर नंबर ए करेक्ट। ये एक क्वेश्चन में आपका इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। इसमें यही चीजें आती हैं कि कौन सी चीज किसके हाथ में टैक्सेबल होगी। ये एक क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो, जिसमें आपको कई सारी एडजस्टमेंट पता चलेंगी, कौन से चीज में कौन सी चीज इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होती है, हमारे हाथ में एग्जाम्प्ट होती है। रीट और सिक्योरिटाइजेशन फंड में भी, ट्रस्ट में भी सेम चीजें आपको पता चलेगी। आ जाओ, एक सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्टर बी कौन है, एक सैलरीड एम्प्लॉय है। 1 जून 2023 को उन्होंने गिफ्ट रिसीव किया, हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ है, मुंबई में, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 80 लाख रुपए फ्रॉम क्यू। क्यू से उसे कुछ प्रॉपर्टी, मुंबई में जो एक प्रॉपर्टी थी वो उसको गिफ्ट में मिलती है। ठीक, नाउ 2 अगस्त 2023 को भी उसको दोबारा से एक गिफ्ट मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी, स्मॉल टाउन नियर द पुणे, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 है।
आर से मिलती है। पी को दो गिफ्ट मिले, एक क्यू से मिला, एक आर से मिला। क्यू से मिला उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख है, और जो आर से मिला उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 50,000 है। अब देखो 3 सितंबर की बात करते हैं, पी को और गिफ्ट मिले, बहुत गिफ्ट देने वाले लोग हैं ऐसे। पी को और गिफ्ट मिले ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन स्मॉल टाउन नियर कानपुर इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम आर। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसकी क्या है, 1 लाख रुपए। अब आर से भी कुछ गिफ्ट मिल रहा है पी को। आर से देखो, एक तो ये गिफ्ट मिल रहा है मुझे आर से, अब ये भी गिफ्ट मिल रहा है आर से ही, जिसकी 1 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। अब पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड ऑफ पी क्यू आर, अज्यूमिंग दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये रिलेटेड पार्टी भी नहीं है, उसके बाद बताओ कि इन दोनों की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। देखो क्यू और आर ये दोनों तो ट्रांसफरर है, और जब ये लोग ट्रांसफरर है तो याद करो सेक्शन 47 क्या कह देता है, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। गिफ्ट जो है वो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर आ जाता है, तो कैपिटल गेन की इंप्लीकेशन तो इस पर आने से रही। तो क्यू और आर को तो छोड़ दो, क्यू और आर तो हो गए नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बट गिफ्ट इसको मिला, किसको मिला, पी को मिला। जैसे ही पी को गिफ्ट मिला 56 to 10 आ जाएगा। अब जैसे ही 56 to 10 सेक्शन बीच में आया, वो क्या कहता है, कोई भी 50,000 से ज्यादा की कोई गिफ्ट होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट टैक्सेबल होगा। अब ये देखना, ये देखो ये तो देखो ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आर से मिली 50,000 की, ये वाली तो 50,000 से ज्यादा नहीं है, तो इसको तो छोड़ सकते हैं। यानी कि 80 लाख रुपए, और ये कितने, 1 लाख रुपए, यानी कि मैक्सिमम 81 लाख रुपीज आपके हाथ में टैक्स हो सकता है पी के हाथ में। बाकी क्यू और आर तो क्या हो जाएंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और इनमें कोई एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बस यही कहता है ऑप्शन नंबर सी, 81 lakhs shall be chargeable to tax in the hands of P as the income from other sources, and no capital gain shall arise in the hands of Q and R respectively, as gift does not constitute transfer. This is the answer. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, इसको मुझे डिस्कस करवाने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है, और ये आपके बीपीएस चैप्टर से है, ये आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट चैप्टर से है, ये भी आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट वाले इंटरनेशनल टैक्सेशन के चैप्टर से है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें कुछ मुझे डिस्कस करवाने जैसा है नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मिस्टर राकेश रिसीव्ड अ ड्राफ्ट ऑर्डर फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर एज पर सेक्शन 144C of the IT Act due to variations determined by the TPO in the arm's length price। ये DRC वगैरह की 144C किसका है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल वगैरह का है, ठीक। बट मिस्टर राकेश डिड नॉट प्रेफर टू फाइल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द ड्राफ्ट ऑर्डर बिफोर द डीआरपी। डीआरपी के अगेंस्ट फाइल नहीं करना चाह रहा। Instead, he preferred to do appeal before CIT appeals under section 246A against the final order received from the assessing officer within the prescribed time limit of 30 days। उसने क्या किया, देखो अगर वो डीआरपी के पास जाता तो वो ड्राफ्ट ऑर्डर के बाद ही जा सकता था। ड्राफ्ट ऑर्डर जैसे ही आया एओ का, वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता था, डीआरपी में जा सकता था। पर उसने ऐसा चूज नहीं किया। उसने क्या किया, हम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसने ड्राफ्ट ऑर्डर पास कर दिया, लेट द असेसिंग ऑफिसर पास ऑल्सो द फाइनल ऑर्डर। एक बार उसे फाइनल ऑर्डर भी पास करने दो। जैसे उसने फाइनल ऑर्डर पास किया, वो 30 दिन के अंदर तक कहां चला गया, सीआईटी अपील्स में चला गया, उस फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करने, अपील करने। तो क्या ये सही है कि नहीं है, ये पूछ रहा है। वेदर स्टैंड टेकन बाय द मिस्टर राकेश इज वैलिड इन लॉ। तो बताओ, आप खुद सोच के बताओ, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ना, या तो डीआरपी में चले जाओ या फिर सीआईटी अपील्स में चले जाओ, दोनों जगह नहीं जा सकते। आइदर चूज द डीआरपी वाला रास्ता या फिर चूज द सीआईटी अपील्स वाला रास्ता। इसने कौन सा चूज किया, इसने सीआईटी अपील्स वाला चूज किया। तो क्या सही किया क्या, हाँ बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत नहीं है, दो में से कोई एक चूज कर सकते हैं ना। अगर वो ड्राफ्ट ऑर्डर के बाद डायरेक्टली डीआरपी में चले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वेट करता है फाइनल ऑर्डर का, उसके बाद वो सीआईटी अपील्स में जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही वैलिड है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डीआरपी में जा रहे हो उसके बाद सीआईटी अपील्स में चले जाओ, ये कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है। इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ता है। तो आंसर वही पूछा गया है, इनमें से क्या आंसर होगा, आंसर हमारा एक ही है, यस, सिंपल सी एक ही लाइन में आंसर खत्म, यस। ठीक, आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 एक गलती से सेम आ गया था, जो हमने डे 3 में क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया था। ये लिंक, इसकी डे 3 की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरे 10 डेज सीरीज की, उसमें से आप जाके डे 3 का देख सकते हैं, उस पर भी कवर करवाया हुआ है मैंने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो बड़े अच्छे, जो चैप्टर ज्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं आईसीडीएस, उसके ऊपर क्वेश्चन है। देखो, एसजी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। वो बिजनेस में है इन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सो अगर कोई अगर बिजनेस में है, शेयर एंड सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर रहा है, तो इट इज समवट लाइक अ इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री हो गई वो। द डिटेल्स ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय स्टॉक इन ट्रेड एज ऑन 31 मार्च 24 आर गिवन बिलो। क्या दे रखे हैं? शेयर्स दे रखे हैं 500, 200, 300, 250 PQRS लिमिटेड के दे रखे हैं शेयर्स। अब इनकी कॉस्ट पर शेयर क्या है? 50, 35, 125 और 25। और नेट रिलाइजेबल वैल्यू आप जानते हो ना, इन्वेंट्री और स्टॉक इन ट्रेड कैसे मेजर होता है? एज पर इंडिया, एज पर AS2 कह लो या फिर इंडिया 2 कह लो, कोई भी, उसमें कैसे मेजर होता है? सिंपल सी बात है, मेजर कैसे होता है? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो हमने देखा इसके 500 शेयर थे, 500 को मल्टीप्लाई करो तो 25,000 आता है, 500 को इससे मल्टीप्लाई करो 32,000 आता है। यानी कि उन्होंने PNL में क्या दिखा रखा होगा? क्या दिखा रखा होगा? इसमें और इसमें विच एवर इज लोअर दिखा रखा होगा, यानी 25,000 दिखा रखा होगा। सेम ऐसे ही करेंगे यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसमें से विच एवर इज लोअर होगा वो हम यहाँ देखते जाएंगे। इन्होंने अपनी बुक्स में 70,650 दिखाया होगा। 70,650 का क्या दिखाया होगा? अपना जो भी अपनी इन्वेंटरी की कॉस्टिंग दिखाई होगी, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे आपको क्लोजिंग स्टॉक मेजर करना पड़ता है, उसने कर दिया। अब बात क्या है? द कंपनी वैल्यूज इट्स ईयर एंड ऑन एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस। अभी हमने वही किया, इंडिविजुअल एक एक इन्वेस्टमेंट को किया हमने इन अकॉर्डेंस विद द IND AS 13। अच्छा, IND AS 13 के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन्होंने किया। डिटरमाइन द एडजस्टमेंट इफ एनी रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द कंपटीशन ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25। तो देखो अब इसमें आएगी ICDS 8। ICDS 8 क्या कहता है? कैटेगरी वाइज आपको क्या करना पड़ता है? कैटेगरी वाइज आपको वैल्यूएशन करनी पड़ती है। कैटेगरी वाइज कैसे? तो ये कहता है पूरा ये सब शेयर्स ही है ना, सब शेयर्स है ना, और सब एक ही तरीके के शेयर्स है, तो एक काम करो, कॉस्ट पर शेयर लो और NRV लो, टोटल करो। यानी 25,000, 7,000, 37,500, 6,250, इन सबका टोटल करो, 75,750 आता है। NRV का टोटल करो, NRV का टोटल आता है 81,900। तो विच एवर इज लोअर, इनके टोटल को कंपेयर करना, हमें इनके टोटल को कंपेयर करना। हमने जैसे ही टोटल को कंपेयर किया, हमें पता चला 75,750 का क्या है, रिकॉर्ड होना चाहिए था। हुआ कितने का? 7,650 का, यानी 7650 का, यानी कि लेस रिकॉर्ड कितने का हुआ? यानी कि 5,110। तो पूछ रहा है कोई एडजस्टमेंट करनी है क्या? हम कह रहे हैं हाँ करनी है। कितने की करनी है? 5,110 की हमारे को एडजस्टमेंट करनी है। सॉरी, 5,100 की, 5,100 की हमारे को एडजस्टमेंट करनी है। हमने कहा दिया, ये लो आंसर, बी नंबर हमारा आंसर आ गया। ओके नाउ, एक 9th वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसे। मिस्टर राम एंड श्याम, इसमें बेसिकली कैपिटल गेन की एग्जाम्पशंस की बात की जाएगी। सेक्शन 54 और 54 इजी की बात होगी। अगर वो आते हैं आप इजीली कर पाओगे। मिस्टर राम और श्याम है, उन्होंने अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, जो मुंबई में थी, 3 करोड़ की और 4 करोड़ की। सेल कंसिडरेशन पता चल गई, 3 करोड़ और 4 करोड़। इन जनवरी 2024 में बेची है, याद रखना। द प्रॉपर्टी वॉज परचेज बाय देम 25 months बैक। 24 महीने से ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड कर ली, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मामला हो गया। ठीक है। द इंडेक्स कॉस्ट दे रखी है, हमारे को इंडेक्सेशन करनी भी नहीं है। 1 करोड़ और 1.75 करोड़, इन्होंने सीधे सीधे इंडेक्स कॉस्ट दे दिया, तो हम ले लेंगे 1 करोड़ 1.75 करोड़, यानी 3 में से 1 गया, तो यानी कि 2 करोड़ का क्या आया? हमारा कैपिटल गेन आया इन द केस ऑफ राम। ठीक है ना। राम ने परचेज कर लिया 2 रेसिडेंशियल फ्लैट्स, वन इन दिल्ली एंड वन इन आगरा, फॉर 70 lakhs एंड 80 lakhs। 2 फ्लैट्स खरीदे हैं। देख लेना, राम ने 2 फ्लैट्स खरीदा 70 लाख और 80 लाख के, अप्रैल 2024 में। ठीक है। ऑन द सेम डेट, यानी कि सेम डेट पर अप्रैल में ही, श्याम ऑल्सो परचेज 2 रेसिडेंशियल फ्लैट्स, वन इन मुंबई एंड अनदर इन पुणे, फॉर 80 एंड 75 लाख। श्याम ने भी 2 फ्लैट्स खरीद लिए 80 और 75 लाख के। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड 30 lakhs इन बॉन्ड्स ऑफ NHAI। जैसे ही बॉन्ड्स ऑफ NHAI आया, आपको सेक्शन याद आना चाहिए, सेक्शन 54 EC। इन मार्च 2024, देखना देखना, मार्च 2024 में ही खरीद लिए। और ये अप्रैल 2024 में खरीदा दूसरा। एक बॉन्ड खरीदा इन्होंने 30 लाख का, कब? NHAI का मार्च में, और एक खरीदा RECL का, ये भी अलाउड है 54 EC में, ये अप्रैल में। हालांकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, पर हमारे को कब तक खरीदना होता है? ट्रांसफर की डेट से 6 महीने तक हमारे को खरीदना होता है। ट्रांसफर क्या हुआ? ट्रांसफर जनवरी 24 में हुआ। क्या 6 महीने की विद इन द टाइम लिमिट है? हाँ जी, विद इन द टाइम लिमिट है। चाहे फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या विद इन द टाइम लिमिट है? हाँ जी। अब पूछ रहा है व्हाट इज द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर द ईयर 24-25 इन द हैंड्स ऑफ राम एंड श्याम। अगर आप याद करो सेक्शन नंबर 54 वैसे तो कहता है, अगर आप फ्लैट बेच के फ्लैट खरीदो, मतलब कोई घर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, तो आपको, वैसे तो ये सेक्शन क्या कहता है? वैसे सेक्शन कहता है कि आपको एक हाउस प्रॉपर्टी की हम एग्जम्पशन देते हैं, बट अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 2 करोड़ एग्जैक्ट है चलेगा,
अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की भी हम एग्जम्पशन देकर चलते हैं। तो देखो राम के केस में देखते हैं, राम के केस में देखो सेल कितने की हुई थी, 3 करोड़ की। राम के केस में सेल कितनी की हुई थी, 3 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1 करोड़। यानी कि एग्जैक्ट 2 करोड़ का क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 2 करोड़ का आ रहा है हमारा को कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ का पूरा आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, तो इसके दोनों फ्लैट की हम एग्जाम्पशन दे सकते हैं। जिसने दो फ्लैट खरीदे 70 और 80 लाख के, यानी कि दोनों के एग्जाम्पशन दे दूं मैं। 70 + 80 करूंगा तो 1.5 लाख की, 1.5 CR की मैंने क्या दे दी इसको, एग्जाम्पशन दे दी। बट अभी तो राम ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी तो किया है, बोथ ऑफ देम। राम ने भी तो इन्वेस्टमेंट किया, किसने की, एनएचईआई में करी 30, एनएचईआई में कितनी करी, मार्च में 30 लाख रुपए की, और आरईसीएल में भी 30 लाख की करी। बट एग्रीगेट डिडक्शन तो इसकी 54 इसी में से 50,000, सॉरी 50 लैक्स मिलती है ना, सिर्फ 50 लैक्स तक ही मिलती है। तो आपने चाहे 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किया पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितने की मिलेगी, 50 लाख की मिलेगी। तो वही किया है देखो, राम की क्या थी, राम की 3 लाख, 3 करोड़ की वो थी सेल, 1 करोड़ माइनस किया 2 करोड़, ये 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 54 में दोनों फ्लैट्स मिल जाएंगे, तो 1.5 CR मिल गया। इसे 0.5 CR की क्या मिल गई आपको, 54 EC की एग्जाम्पशन मिल गई। ये 0.5 क्या शेयर क्या, 50 लाख वाली, ठीक है ना। तो इसकी तो टैक्स लायबिलिटी आ गई नील। पर श्याम के केस में देखो, 4 करोड़ ये थे, 1.75 करोड़ की हमारी क्या थी इसकी, हमारी 1.75 करोड़ की इसकी कॉस्ट थी, सेल प्राइस क्या थी, 4 करोड़, तो माइनस के कैपिटल गेन आ गया 2 करोड़ से ज्यादा। 2 करोड़ से ज्यादा आ गया तो एक ही का मिल सकता है, तो एक ही का मिल सकता है। तो 70, 80 और 75 लाख की कही थी, हम ज्यादा वाले का ले लेते हैं, प्रूडेंस लगाएंगे तो हम ज्यादा वाले का ले लेंगे अपनी डिडक्शन। तो हमने 80 लाख, 80 लाख की क्या ले ली, हमने डिडक्शन ले ली। और एनएचएआई में इसने भी इन्वेस्टमेंट करी थी, तो इसकी भी रिस्ट्रिक्ट सिर्फ 50 लाख तक की होगी, तो इसकी भी रिस्ट्रिक्ट कर दी 50 लाख तक। तो मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो इसको, 0.95 CR की हम क्या कर सकते हैं, इसको टैक्स लगा सकते हैं, मतलब इसकी इनकम टैक्सेबल हो सकती है इसी पर। तो हमने कहा राम के लिए नील होगी और इसकी 95 लैक्स क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। टीआईएनसी एक कंट्री है एक्स में जिन्होंने लोन दिया है 10 मिलियन का, $10 मिलियन ऑन 1 जून 2023। कब दिया है, 1 जून 2023 को दिया है, टू द केएस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में लोन दिया है, केएस प्राइवेट लिमिटेड ने वो लोन एक्सेप्ट किया अंडर द एग्रीमेंट अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और लोन की इंटरेस्ट रेट क्या है, 9% की इंटरेस्ट रेट है। और जो लोन पेमेंट किस में करना है, उसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है। तो याद करो, फॉरेन कंपनी को अगर कोई इंडियन कंपनी पेमेंट करती है इंटरेस्ट की अंडर द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ द बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो याद करो उसको 5% का टैक्स लगता है, 5% का टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 115A। ठीक है ना, ये 9% की दे रही है, ठीक है ना। तो 9% पर कितने महीने का, 1 जून। इसमें भी वो कंडीशन थी 115A में, क्या था, 30 जून 2023 से पहले पहले क्या हो जाना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए। तो देखो 30 जून से पहले पहले कर ली, तो आ जाओ जून से लगाओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 10 महीने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करी है 9% से। और कितने का लोन लिया है इन्होंने, 100 मिलियन का, 100 मिलियन यानी कि 100 लाख रुपए। 100 लाख पर 9% लगाओ, 10 महीने के लिए लगाओगे, तो आपको आएगा 7,50,000 US डॉलर। ठीक है ना। अब आगे क्या कहता है वो, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, के एस प्राइवेट लिमिटेड पेड इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स ऑन 31 मार्च 2024। उसने इनकम टैक्स भी डिडक्ट कर लिया। द टीटी बिहार यानी टीटी बाइंग रेट ऑन 1/6 को इतनी है, 31 मार्च को इतनी है। अब याद करो, अब आपको ये याद आना चाहिए, रूल नंबर 115, रूल नंबर 115 क्लियर क्या बोलता है, जब आपकी टैक्स वगैरह की जब बात करते हैं ना, जब वो कन्वर्जन होती है तब किस पर होती है, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पर होती है। लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, 31 मार्च 2024। तो इसकी कन्वर्जन रेट क्या है, 70 है। तो यानी कि ये कन्वर्जन रेट किसी काम की है, बिल्कुल नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या है आपका, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर क्या है आपका, 70 रुपए। तो आप इसको 70 रुपए से मल्टीप्लाई करना, तो आपका अमाउंट आएगा 525 लाख रुपीज। ठीक है ना। जैसे हमने कहा 525 लाख रुपीज, अभी हम पढ़ के आए 115 में क्या लगाना है, 5% का टैक्स लगाना है, 5% का टैक्स लगाया। बट देखो कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, तो इनका देखो सरचार्ज लगेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा की है अगर आपकी इनकम, तो सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम है तो 2% का सरचार्ज लगेगा, तो 2% का सरचार्ज लगा। और सेक्स तो एवरग्रीन है ही। तो इसमें क्या आ गया, 27.846 की क्या आ गई आपकी, 846 लाख की क्या आ गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। तो 27.846 की आपकी लाइबिलिटी आ गई। दिस इज ऑल।
10 क्वेश्चन तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आज के लिए हमने सारे डे 4 के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए कंप्लीट। अगर आपको इनमें कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। हम मिलते हैं कल डे 5 के एमसीक्यूज को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, और साथ में ही अगर आपको कोई और डाउट हो तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर किसी को हमारे डेली एमसीक्यूज को अटेंड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रात को 9 बजे डेली 10 टिल 10th डे तक हमारे एमसीक्यूज चलेंगे, तो आप आ सकते हैं और उसको अटेंड कर सकते हैं फ्रीली। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अच्छे से पढ़ाई करो, इस बार 80 प्लस लेकर आने ही आने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करके हमारा भी हमें भी थोड़ा मोटिवेशन दे सकते हैं कि जैसे हम आपके लिए और ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट।